खबरों के साथ ईरान ने अमेरिकी जंगी जेट F-35 को दूसरी बार ढेर करने का दावा किया। खबर यह भी है कि F-35 को उड़ा रहे अमेरिकी फाइटर पायलट को ईरान ने पकड़ भी लिया है। और यही नहीं, पायलट और क्रू के सर्च ऑपरेशन में उड़ रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी टारगेट किया गया। ईरान ने 7 मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि वो अपने करश पुल का बदला खाड़ी देशों के पुलों को तबाह करके ही लेगा। इधर इजरायल में ईरान ने ऑयल हब को भी टारगेट किया है और मिसाइल से धमाकों से दहलाना शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ट्रंप के जंगी जेट F-35 लाइटनिंग के टुकड़े हैं ये। ईरान ने सबूत के साथ दावा किया है कि जिस जेट पर अमेरिका को गुमान है वो कबाड़ बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पायलट को भी ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी बार ईरान ने ट्रंप के सबसे हाईटेक लड़ाके को ढेर कर दिया है। F-35 के चीथड़े उड़ाने के साथ ईरान ने ग्राउंड पर आने का चैलेंज धांसू स्टाइल में दिया है। मैसेज ट्रंप के नाम है, जिसमें फारसी में लिखी बातों का मजमून है कि वी आर वेटिंग फॉर यू, मतलब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यह वीडियो पेंटागन में कई बार रिवाइंड करके देखा जा रहा है। ट्रंप की वॉर टीम इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रही है। ईरान की ग्राउंड फोर्सेस की पावर, उनके हथियारों, उनकी तैयारी को देखकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ईरान जमीन पर दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की धमकी पहले ही दे चुका है। ईरान एक साथ 13 देशों से टकरा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार इजराइल को रहा है। ईरान की मिसाइलों का प्राइम टारगेट तेल अवीव है, लेकिन खाड़ी देशों को ईरान बख्शने वाला नहीं। करज पुल पर अमेरिका इजराइल के हमलों का बदला है ये। ईरान जिन देशों पर हमला करके इसका बदला लेने का ऐलान कर चुका है, जरा उनके नाम भी जान लीजिए। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन। ईरान ने धमकी दी है कि अब ये देश अपनी सलामती का इंतजाम करें, क्योंकि तबाही का लेवल अब सोच से परे होगा। ये ईरान की मार है। मिसाइल के धमाके के बाद का दृश्य है। इजराइल के पेटा टिकवा की फैक्ट्री एक झटके में खंडहर बन गई। मैं इस वक्त इसराइल के पिट्टा टिकवा एरिया में हूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, जो आप देख सकते हैं इर्द गिर्द। यहाँ पे क्या तबाही हुई है, ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है और यहाँ पर एक मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत ज्यादा भयानक तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्रियल एरिया है और जब यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इर्द गिर्द यहाँ पे जो कुछ भी था वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। अब इजराइल का पलटवार देखिए। ईरान के मशहद शहर में बमबारी के बाद का दृश्य कितना भयावह है। मिसाइलों का तूफान तेज रफ्तार पकड़ चुका है। ड्रोन हमलों का बवंडर गगन भेद रहा है। इस बारूदी सुनामी के बीच खाड़ी में एटमी टकराव का स्टेज सेट हो चुका है, क्योंकि सुपर पावर के सबसे घातक हथियारों का ईरान सफाया करने लगा है। ईरान ने ट्रंप के जंगी जेटों को ढेर करने की नायाब तरकीब खोज निकाली है। ट्रंप के जंगी बेड़ों की बर्बादी का सस्ता नुस्खा रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ लग गया है। इसके साथ ही ट्रंप आर्मी में भूचाल आ गया। ट्रंप दो तरफा मार से परेशान हो रहे हैं। एक तरफ युद्ध में उनके हथियारों की दनादन मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध की कमान संभाल रहे जनरलों पर उन्हें खुद सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ रही है। ट्रंप के लिए ज्यादा अहम है वॉर फ्रंट पर मजबूती से डटे रहना, लेकिन उनके हथियारों के जिस तरह चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ईरान ने दावा किया कि ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट F-35 को सस्ते हथियार से मार गिराया गया। ईरान की एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक
ईरान फोर्स ने अमेरिका के दूसरे F-35 लड़ाकू विमान का शिकार किया। ईरान ने पहला F-35 जेट 19 मार्च को मिसाइल से हिट कर दिया था और इसके बाद 3 अप्रैल को दूसरे जंगी जेट को भी ढेर किया। उन्नीस मार्च को F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि यूएस सेंट्रल कमांड ने की, जबकि दूसरे F-35 की तबाही की डिटेल ईरान के खातिम अल अंबिया मुख्यालय ने की है। ईरान ने सेंट्रल ईरान के एरियल रूट में अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर को मार गिराकर बयान में कहा कि F-35 लाइटनिंग 2 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। जिस फाइटर जेट को निशाना बनाया गया वो ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स से जुड़ी एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ईरान ने ऐसा कौन सा हथियार बना लिया जिससे वो दुनिया के सबसे एडवांस जंगी जेट को मार रहा है? ईरान के पास क्या कोई सीक्रेट लड़ाका है? इस पर आगे जानकारी देंगे। अभी ये जान लीजिए कि ट्रंप अपनी टीम और आर्मी पर स्ट्राइक आखिर क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध के भयानक राउंड के बीच ही अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के इस्तीफा ले लिया है। अगस्त 2023 से सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पद पर तैनात रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 4 साल का था। चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ट्रंप ने चीफ ऑफ चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन और यूएस आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड जनरल डेविड होडने को भी निकाल दिया है। ट्रंप अभी कई और टॉप कमांडर पर गाज गिराने के मूड में हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को भी पद से हटाकर सख्ती के सिग्नल दे दिए हैं। वॉर जोन से मिल रही बैड न्यूज ने ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। अमेरिका की अजेय हथियारों की तबाही ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। ईरान ने अब तक जिन महंगे हथियारों को मार गिराया उनकी लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ईरान F-35 जैसे जेट को जुगाड़ की तकनीक से ढेर कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर के सलाह पर ईरान के साथ काम करने की संभावना जाहिर की गई। असल में चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। ये वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से मिलने वाले और कम लागत वाले हथियारों से F-35 को मारा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही वीडियो ईरान रॉकेट फोर्स के काम आ रहा है। इसके 4 करोड़ व्यूज हैं और ईरान में वीडियो वायरल हो रहा है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने रडार की तैनाती कुवैत में करने की जानकारी दी है। ब्रिटेन ने कुवैत के मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी की रखवाली के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। इधर पुतिन ने ईरान युद्ध में दखल दिया है। उनका मकसद कुछ दिनों तक युद्ध रुकवाने का है। ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट में करीब 400 से 700 रूसी कर्मचारियों के काम करने की खबर है, जिसमें से कई को ईरान से निकाल लिया गया है, मगर 200 रूसी नागरिक अभी भी ईरान में हैं, जिन्हें पुतिन सुरक्षित निकालने का मिशन शुरू कर चुके हैं। पुतिन ने कई बार युद्ध समझौता करवाने की अपील की, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने पुतिन को अनसुना कर दिया। लेकिन जिस तरह ट्रंप युद्ध से पीछा छुड़ाने का रास्ता तलाश रहे हैं, उससे यह अटकलें तेज है कि वो पुतिन की बात जल्द मान सकते हैं, मगर ईरान फिलहाल किसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान के कोम शहर की जमकरण मस्जिद में जनरल के मातम में जुटी भीड़ सिर्फ बदला मांग रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी की अंतिम विदाई में जल्द इंतकाम का ऐलान किया गया। ईरान के साथ अब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने आर पार का युद्ध शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने एक हफ्ते में 18 टॉप कमांडरों को मार गिराया है। इजराइल लेबनान में सिक्योरिटी जोन बना रहा है, इसीलिए लड़ाई इस फ्रंट पर सबसे भयानक हो चुकी है।
इजराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्ला को मिट्टी में मिलाने के बाद ही अब ऑपरेशन खत्म होगा। मतलब लड़ाई लंबी है, भयानक है। तय ट्रंप को करना है कि किस मोड़ पर वो युद्ध का अंत करेंगे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले जिससे कि दुनिया को अमेरिका भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरीके से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند. ईरान अपनी इसी मिसाइल ताकत के दम पर अब अपने पुल का बदला खाड़ी देशों के 8 पुलों पर हमला करके ले सकता है। अब आप उन 8 पुलों की लिस्ट के बारे में भी जान लीजिए जिसे IRGC ने तैयार किया है। शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज कुवैत का दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है, जो कुवैत सिटी को तरीसीबिया से जोड़ता है। इस पर ईरान हमला कर सकता है। किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब टू बहरीन, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग जो रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ईरान की टारगेट लिस्ट में है। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का मुख्य प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है और यह भी ईरान के टारगेट पर है। अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की मुख्य भूमि का एक और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चोक पॉइंट है और यह भी ईरान के मिसाइल टारगेट पर है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन टू वेस्ट बैंक, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच माल ढुलाई का यह मुख्य मार्ग है। अगर यह तबाह हुआ तो जॉर्डन की सप्लाई चेन पर सीधे असर पड़ेगा। अब्दुन ब्रिज जॉर्डन का अम्मान का एक प्रमुख केबल स्टेयर्ड पुल जो शहर के यातायात के लिए जीवन रेखा है। अगर इस पर भी हमला किया गया तो यह जॉर्डन पर ट्रिपल अटैक साबित होगा। जॉर्डन का दामिया ब्रिज जॉर्डन नदी पर मौजूद एक और रणनीतिक क्रॉसिंग है। ये अगर इस पर हमला हुआ तो ये जॉर्डन पर काफी बड़ा हमला माना जाएगा। शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का सादियात द्वीप को अबू धाबी के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये प्रमुख लिंक है। अगर ईरान ने इसे तबाह कर दिया तो UAE को भारी नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये ट्रंप के लिए कोड़ में खाज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे में ट्रंप किस तरह से हमले ईरान पर करते हैं और अब इसका असर युद्ध पर क्या पड़ता है। अमेरिका के वॉर के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसलों ने ऐसा खेल पलटा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी चुनौती में दिख रही है। आसमानी आंख माने जाने वाले E3 सिस्टम तक को टारगेट किया गया और अब संदेश साफ है कि यह सिर्फ जंग नहीं, दिमाग की लड़ाई भी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वॉर ट्रैप में फंस चुके हैं या अब आने वाला कदम दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाएगा। इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मुज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोस आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया।
नतीजे में ईरान ने हॉर्मुज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E-3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। E-3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्स की मुहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکا است؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है, क्योंकि जिस E-3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E-3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E-3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E-3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है। E-3 को तबाह कर ईरान ने अमेरिका की एयर और नेवी दोनों को जबरदस्त झटका दे दिया है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल अब खाड़ी में दोस्त देशों से बढ़नी शुरू हो गई है। सऊदी अरब ट्रंप के हॉर्मुज पर यू टर्न से बेहद खफा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो हॉर्मुज पर एक नया अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने जब से युद्ध में एंट्री ली है, प्रिंस सलमान की धड़कनें बढ़ गई है। हूथी लड़ाके सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब के तेल कंपनियों पर हूथी मिसाइल हमलों के लिए कुख्यात हैं। ट्रंप ने अगर युद्ध के बीच सेना वापस बुला ली तो सऊदी अरब का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंस और अरब वर्ल्ड को उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरेंगे, जो उन्होंने लेटेस्ट भाषण में किया है। वायदा जल्द से जल्द ईरान को घुटने पर लाने का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट गया है। ट्रंप गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम भी नहीं बना पाएगा। All I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of personality. We have a regime change like nobody thought was possible. ट्रंप के युद्ध भाषण के बाद ईरान के एस्फान में ये हमला किया गया। अमेरिका के बमों और मिसाइलों के हमलों से एस्फान का आसमान सुर्ख लाल हो गया। ये आग और धुआं ईरान के एनर्जी सेंटर का है, जहां बारूदी धमाकों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका की तरह इजराइल ने लेबनान में भारी बर्बादी मचानी शुरू कर दी। इजराइल ने 24 घंटे में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर को खल्लास करने की रिपोर्ट दी है। लेबनान में इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त हमला कर रही हैं। אנחנו ממשיכים להכות באויב בעוצמה. ההישגים שלנו מסתברים לכדי פגיעה רחבה. אנחנו מפרקים אותם. אנחנו פוגעים בכל מערכי משטר הטרור האיראני ובשלוחים שלו. גם הלילה תקפנו מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה בלב ביירות. युद्ध अभी बराबरी का है। ईरान और उसके समर्थक लड़ाका फोर्स पलटवार में देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। उन्होंने जो टाइमलाइन तय की है उसमें युद्ध का अंत नहीं हुआ तो फिर परमाणु हथियारों का नंबर आ सकता है।
और अमेरिका से एटमी युद्ध में टक्कर लेने की ताकत फिलहाल किसी में नहीं। और वहीं इजरायल के पेटाह टिक्वा में ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। देखिए वॉर जोन से न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की ये खास रिपोर्ट। इसराइल में पित्ता तिकवा एरिया में और यहां पर भयानक तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से। और ये आप देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है और पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह हो चुका है। यहाँ पे कुछ मशीन शायद बनती हैं लेकिन यहाँ पे एक मिसाइल अटैक किया गया और पूरे खच्चे उड़ गए इस पूरे यूनिट के। मैं पूरा आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। तो मिसाइल अटैक की वजह से यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। कल सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पे तकरीबन 20 मिसाइल अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ये सेंट्रल इसराइल का पित्ता तिकवा एरिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी कुछ मशीन्स की और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। सारी मशीन्स जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज पर मंडराते खतरे के बीच भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। पीएम मोदी का IMEC प्रोजेक्ट अब गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है और IMEC के जरिए खाड़ी और यूरोप के बीच रेल शिपिंग और पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि हॉर्मुज को बाईपास कर भारत व्यापार कर सके। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। IMEC पीएम मोदी का मास्टर प्लान। भारत को यूरोप से जोड़ने का महाप्लान। इकोनॉमिक कॉरिडोर से व्यापार आसान। पावर प्रोजेक्ट पर दुनिया भर का ध्यान। पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर तेल गैस की सप्लाई लगभग बंद कर दी। लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है लेकिन ईरान ने दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इस बीच गेम चेंजर के रूप में उभरकर सामने आया है पीएम मोदी का IMEC पावर प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है जिसके कारण भारत अब न केवल खरीदार होगा बल्कि वैश्विक एनर्जी लॉजिस्टिक्स का पावर प्लेयर बनकर उभरेगा। IMEC को एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें रेल सड़क और पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। भारत से UAE, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप तक का सामान पहुंचेगा। हॉर्मुज को बाईपास कर यह रास्ता न केवल सुरक्षित होगा बल्कि आसान भी होगा। पीएम मोदी का ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्लान भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से ऊर्जा नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा। हॉर्मुज बाधित होने पर भी IMEC के जरिए तेल और गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी। तेल, गैस या कोई भी सामान पाइपलाइन और तेल के जरिए खाड़ी के अंदर ट्रांसफर होंगे और अलग अलग पोर्ट के जरिए ये सारे सामान भारत तक पहुंचेंगे। यानी ये रास्ता तेज, सस्ता और ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। समय की बचत और कम लागत होने के कारण IMEC भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम केंद्र बन सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज पर निर्भरता कम होगी और संकट के समय भी भारत की ऊर्जा सप्लाई बेधड़क जारी रहेगी।